हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बोर्ड एग्जाम मैट्रिक परीक्षा 2025 में शॉर्ट क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तो ओएमआर शीट में सब कोई बना ही लेंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चनों को कैसे लिखने हैं, किस तरह से लिखने हैं, किस प्रकार से लिखने हैं और किस तरह से लिखने से एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, ताकि एग्जाम को जो कॉपी चेकर होगा वो बढ़िया से चेक करेगा और आपको पूरे प्रश्नों के मार्क्स देंगे। तो चलते हैं, आज का वीडियो का पहला प्रश्न लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल सहित आप लोगों को दिखाते हैं क्या है, कैसे लिखना है। चलते हैं, पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। सपोज कि आपका एक कॉपी है, ये वाला, ये आपका एक कॉपी है, इसमें से ऊपर में लाइन छोड़ना ही है, यहाँ से आंसर को लिखने का कोशिश करना है आपको। अब आंसरों को यहाँ लिखने के बाद आप लोगों को इस पेज को फिर छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है दूसरा पेज में। तो एग्जाम्पल के सहित एक प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है लिखा हुआ। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से गुजरती है तो एक दूसरे माध्यम की सतह पर पड़ती है, तो प्रकाश का कुछ अंश पहले माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद, ये अगर कॉपी आपका बहुत ज़्यादा बचा हुआ है नीचे, तो 4-5 लाइन को छोड़ देने के बाद ही दूसरे प्रश्नों को शुरू करेंगे, या नहीं तो मेरे हिसाब से आप इस कॉपी को, इस पेज को छोड़ दें तो और ज़्यादा बढ़िया है, अगले पेज में चले जाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये याद रखें, ये सब क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आ सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में अंतर बताएं। जब प्रकाश की किरणें अच्छी तरह पॉलिश की हुई चिकनी सतह से टकराती है तो वे अपनी पहले माध्यम में एक निश्चित दिशा में वापस लौट आती है। इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसके विपरीत यदि परावर्तक सतह चिकनी हो नहीं हो और इसमें अनियमितताएं हो, तो परावर्तित किरणें सभी संभव दिशाओं में विसरित हो जाती हैं। इस प्रकार का परावर्तन विसरित परावर्तन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई के साथ याद रख लीजिए आप लोग। ये ही एग्जाम में कोई ठीक नहीं कि पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को याद से पढ़ लें और याद भी कर लें, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लिखने का प्रयास करेंगे हूबहू तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को बताएं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। क्या है पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। परावर्तन कोण आपतन कोण का मान जो होता है बराबर होता है। याद रखिएगा, एक प्रकाश का परावर्तन के तौर पर एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कोई परावर्तक सतह है, यहाँ से प्रकाश टकराया, तो ये जो इंसिडेंट रे होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होता है, और इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपतित किरण और परावर्तित अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है, याद रखिएगा। ये दूसरा नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या नियमित और विसरित दोनों प्रकार के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियमों का पालन होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा नियम में नहीं होता है। केवल नियमित परावर्तन में इसकी स्थिति में प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियमों का पालन होता है। केवल नियमित परावर्तन होगा तब प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियमों का पालन होगा। अगर अनियमित परावर्तन है या विसरित परावर्तन है तो यहाँ पर नहीं होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवां। क्वेश्चन नंबर पाँचवां थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वास्तविक और आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब पहले देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से आ रही प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान से बनता है, जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है जहाँ पर परावर्तित या अपवर्तित किरणें परस्पर कटती हुई मालूम पड़ती हैं। जब उनको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तब ये आभासी प्रतिबिंब होता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब इसकी उल्टा होता है। ये हमेशा सीधा होता है, ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठा।
क्वेश्चन नंबर 6, आमतौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले दो प्रकार के गोलीय दर्पण कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ये पॉलिश किया हुआ भाग है बाहर की ओर, और ये वाला अंदर की जो ओर जो है ये परावर्तक सतह है। यहाँ पर किसी वस्तु को अगर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये अंदर की ओर पॉलिश किया हुआ रहता है, परावर्तक सतह क्या रहता है? बाहर की ओर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, गोलीय दर्पण में किसी बिंदु पर अभिलंब का अर्थ क्या है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली उस रेखा बिंदु पर अभिलंब होती है। गोलीय दर्पण ये वाला, यहाँ पर से एक लाइन जाता है ऐसे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ वक्रता केंद्र सी होता है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है इस गोलीय दर्पण पर, तो ये क्या कहलाता है? ये तो है गोलीय दर्पण का ये रेडियस, लेकिन इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इधर से अगर प्रकाश की किरण जाएगा तो वो इसी माध्यम में ही लौट आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव में दोनों जगह पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, एफ बराबर आर बाई टू होता है। एफ बराबर आर बाई टू होता है। इसी को अगर आर के रेस्पेक्ट में लिखिएगा, आर बराबर 2f होता है। ये याद रखिएगा, आर बराबर 2f होता है। ये गलत लिखा हुआ है, या आर बराबर 2f या f बराबर आर बाई 2 होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अवतल दर्पण में यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के परे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसकी प्रकृति बताएं। तो इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं हम लोग। पहली स्थिति में क्या है? ध्रुव और फोकस के बीच। तो इस पहली स्थिति में अवतल दर्पण के पीछे आवर्धित तथा आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। पहला नंबर का आंसर यहाँ पर है। दूसरा नंबर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो दूसरी स्थिति में अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के परे आवर्धित तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसका ये वाला आंसर है, दूसरा नंबर वाला। अब तीसरा नंबर का, ये तीसरी स्थिति में इसका आंसर चिपकाया गया है। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा नंबर का ये वाला क्वेश्चन है। मतलब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा बोलता है इसको, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, फोकस पर होती है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो इसको भी देख लेते हैं एक एक नंबर करके। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर दिखाया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है अनंत पर हो, तो याद रखिएगा, कोई वस्तु अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा फोकस पर बनता है, हमेशा फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण के उसका वास्तविक प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा और यह दर्पण के फोकस पर बनेगा। ठीक है। जब वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का होगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा आकार का होगा और अनंत पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11वां। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, हमेशा आभासी बनता है, और ये छोटा बनता है। हरासित मतलब छोटा, डिमिनिश्ड बोलते हैं इसको, डिमिनिश्ड, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोलीय दर्पण के फोकस तल का अर्थ क्या है? मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले और मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल गोलीय दर्पण को मुख्य फोकस तल कहते हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाले और मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्या प्रयोग के दौरान अवतल दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए अपने जो विधि अपनाई है वह एक परिशुद्ध विधि है? ये नहीं, ये परिशुद्ध, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये प्रैक्टिकल से दिया गया था।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन ना मिसप्रिंट है यहाँ पर से, ये क्वेश्चन नहीं याद रखना है। क्वेश्चन 12 ही क्वेश्चन था जो कि फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर से था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग किस तरह से लिखना है, किस डिज़ाइन से लिखना है, हम बता दिए। ये लिखने का सही तरीका है। अगर आप लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं तो आपका 3 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें से आपको क्या देगा, 1 आधा नंबर देगा, 1 नंबर देगा, 1.5 नंबर देगा, ऐसे नंबर देते जाएगा। इसीलिए लिखने का सही तरीका है, आप लोग बढ़िया से लिखें और एग्ज़ाम भी बढ़िया से दें ताकि जितना नंबर का क्वेश्चन रहे उतना नंबर आप लोग पूरा पाएँ। चलते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।